हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। दोस्तों, फिजिक्स के हम लोग सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर चुके थे और आज है आप लोग का थर्ड लेक्चर। तो सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए अपने नोट्स को बनाने के लिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। जिन बच्चों ने पिछले वे लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग यहाँ पर इसमें चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप लोग को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आप लोग को प्लेलिस्ट दिख जाएगी। इस प्लेलिस्ट पर जाकर के आप लोग पिछले वाले 2 लेक्चर अटेंड जरूर कर लें और ताकि आप लोग को अब आगे आने वाले और आज वाला लेक्चर हर लेक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली क्लास में हम लोग आवेश की प्रॉपर्टीज यानी कि चार्ज की प्रॉपर्टी जो आवेश के गुणधर्म हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने 2 गुणधर्म को डिस्कस कर लिया था। पहला था आवेश की योज्यता यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज और दूसरा था आवेश का क्वांटीकरण यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आज हम लोग को थर्ड इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी 4 प्रॉपर्टी होती हैं। मेनली हम लोग 2 प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम लोग 2 प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वो है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए, आवेश का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग को समझना है कि आवेश का संरक्षण क्या होता है। बच्चों एक बात समझना, आवेश की एक प्रॉपर्टी होती है, आवेश का एक गुण है कि वो आवेश जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है, मतलब हमेशा कंजर्वेटिव रहता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अगर हम लोग इसकी बात समझें तो आवेश को हम लोग ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब ना ही हम लोग इसको जनरेट कर सकते हैं ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसको जनरेट किया जा सकता है और ना ही इसको बच्चों नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब ना ही इसको हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं, मतलब ना ही इसको हम लोग जनरेट कर पाएंगे और ना ही इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। चार्ज नाइदर बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉर बी जनरेटेड। ओके, तो आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बस इसको केवल क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। यानी कि आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। नाइदर बी जनरेट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, किसी एक ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि किसी दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब इसको हम लोग एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ना ही इसको जनरेट कर पाएंगे, उत्पन्न कर पाएंगे और ना ही इसको हम लोग नष्ट कर पाएंगे, मतलब डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो आवेश है वो किसी भी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कि उसका मूलभूत गुण है, ये वस्तु में होगा ही होगा।
मतलब ना ही हम इसको वस्तु में ला पाएंगे और ना ही हम इसको वस्तु से हटा पाएंगे, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में। इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ट्रांसफर कर सकते हैं। यही सिद्धांत होता है, यही जो प्रिंसिपल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है जो हर तरह से आइसोलेटेड है, मतलब विलगित है, विलगित मतलब होता है कि वो किसी भी दूसरी बॉडी से कनेक्ट ना हो, मतलब वो अपने आप में आइसोलेटेड हो, मतलब कि वो किसी भी दूसरी बॉडी से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई विलगित निकाय है, अगर कोई विलगित निकाय है, यानी कि अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी है, तो अगर कोई विलगित निकाय है तो उसमें जो आवेश होगा, उसमें उपस्थित जो कुल आवेश होगा, जो कुल आवेश होगा वो सदैव क्या होगा, सदैव क्या होगा, संरक्षित रहता है, यानी कि समान रहता है, संरक्षित रहता है, या हम कह सकते हैं कि समान रहता है, मतलब इक्वल रहता है। अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है, अगर कोई विलगित निकाय है, विलगित निकाय का मतलब वो किसी भी दूसरी बॉडी से कनेक्ट नहीं है, अपने आप में विलग है, मतलब अपने आप में बिल्कुल अलग है, तो उसमें जो आवेश रहेगा वो सदैव क्या रहेगा, कंजर्वेटिव रहेगा, संरक्षित रहेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि समान रहेगा। क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि यहां पर एक बॉडी थी, यहां पर मैंने एक बॉडी यानी कि एक मैंने क्या ले लिया, निकाय। ये क्या है बच्चों, ये है एक निकाय। तो ये क्या है, एक निकाय, या फिर इसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये बॉडी है। अगर मान लो ये कोई निकाय है और इसमें मान लो चार्ज है, इसमें जो पहला चार्ज है वो मान लो प्लस का 2q है, जो पहले दूसरा चार्ज है वो है मान लो माइनस का 5q है, और जो तीसरा चार्ज है वो मान लो प्लस का 7q है। क्या है, प्लस का 7q है। अब मैंने आपसे कह दिया कि मान लो कि इस दूसरी बॉडी है, इसका चार्ज, अब बॉडी यही है, बॉडी यही है, मतलब जो बॉडी यहां पर है वही बॉडी यहां पर है, जो निकाय यहां पर था वही निकाय यहां पर है। बस ये था कि इसमें पहले चार्ज कितना था, एक प्लस का 2q, फिर प्लस का 7q, और एक कौन सा है, माइनस का 5q। अब हमने क्या किया, अच्छा ये बॉडी क्या है, पूरी तरह से कैसी है, आइसोलेटेड है। कैसी है, आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी है, मतलब ये एक तरह से विलगित है, मतलब ये किसी भी दूसरी बॉडी से कनेक्ट नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो सरफेस है वो कैसी है, अचालक है, मतलब इंसुलेटर है, मतलब ना ही चार्ज इससे निकल सकता है बाहर और ना ही चार्ज इसमें अंदर प्रवेश कर सकता है। इसका मतलब कि ये बॉडी कैसी है, आइसोलेटेड है, इससे ना तो चार्ज निकलेगा और ना ही चार्ज अंदर आएगा। इसका मतलब अब हमने क्या किया कि इस बॉडी को कस के ऐसे हिला करके और हमने वापस वहां पर रख दिया। फिर समझो ये बॉडी है, इसमें 3 चार्ज है, पहला प्लस 2q, दूसरा प्लस 7q, तीसरा माइनस 5q। बॉडी कैसी है, पूरी तरह से आइसोलेटेड है, मतलब विलगित है, किसी दूसरी बॉडी से कनेक्ट नहीं है, और इसकी जो सरफेस है वो मान लो कैसी है, इंसुलेटर है, यानी कि अचालक है। अचालक मतलब ना ही चार्ज इससे बाहर जाएगा और ना ही चार्ज इसके अंदर आएगा। अब हमने इस बॉडी को पकड़ा और इस बॉडी को कस के हमने हिला के ऐसे रख दिया। तो बच्चों ये दूसरी बॉडी है, और ये दूसरी बॉडी नहीं है, बॉडी यही वाली है, बस हमने क्या किया है, केवल इसको, अब हमने क्या किया, इसको हमने थोड़ा सा हिलाया और फिर हमने इसको यहाँ पर रखा। तो मान लो कि जो पहला वाला चार्ज है वो है आपका प्लस का 6q, वो कितना हो गया, प्लस का 6q। दूसरा वाला जो चार्ज हो गया वो मान लो हो गया माइनस का 3q। तो आपसे ये पूछेगा कि बचाओ जो तीसरा वाला चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जो थर्ड वाला चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ऊपर वाले चार्ज हमने क्या मान लिए हैं, Q1, Q2 और Q3, और नीचे वाले चार्ज हम क्या मान लेंगे, इसको मान लो Q1 डैश, इसको मान लो Q2 डैश, और इसको मान लो Q3 डैश। तो हमने Q1 डैश, Q डैश और Q3 डैश इसको मान लिए। तो जैसे ही हमने इनको Q1 डैश माना, और तो हम क्या समझ सकते हैं कि बच्चों अब हमें निकालना है कि थर्ड वाला चार्ज कितना होगा। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि विलगित निकाय का जो चार्ज होता है वो हमेशा सेम रहता है, टोटल चार्ज। तो बच्चों चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो,
हमने क्या, उसका टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो इस बॉडी का टोटल चार्ज है वो इसके टोटल चार्ज के इक्वल रहेगा। तो इसका चार्ज कितना है टोटल, तो इसका चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये इसका टोटल चार्ज हो गया, और वो इक्वल रहेगा इसके टोटल चार्ज के। तो इसका टोटल चार्ज कितना है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश और प्लस Q3 डैश, इसके बराबर रहेगा, इसके इक्वल कर दिया हमने। तो Q1 क्या रहेगा, प्लस का 2Q, Q2 क्या रहेगा, माइनस का 5Q, और Q3 क्या रहेगा, प्लस का 7Q, इक्वल Q1 डैश क्या है, प्लस का 6Q, Q2 डैश क्या है, माइनस का 3Q, Q2 डैश है माइनस का 3Q, और प्लस Q3 डैश हमको फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 9, 9 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 4Q, इक्वल 6 में घटाएंगे 3 तो ये कितना हो जाएगा 3Q, तो प्लस का 3Q और प्लस का क्या आ जाएगा Q3 डैश। तो यहाँ से देखेंगे तो Q3 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 4Q, कितना आ जाएगा, प्लस का 4Q और माइनस का आ जाएगा 3Q, तो कितना आ जाएगा, तो हमारा Q3 डैश निकल करके आ जाएगा प्लस का Q, प्लस का Q। तो ये वाला जो चार्ज होगा थर्ड वाला, ये होगा प्लस का Q चार्ज होगा। तो इसका मतलब हमने कैसे निकाला कि हमने ये देखा कि ये हमारी बॉडी कैसी है, आइसोलेटेड है, मतलब विलगित है, और विलगित निकाय का जो टोटल चार्ज होता है वो कैसा रहता है, हमेशा सेम रहता है। इसलिए हमने इसका टोटल चार्ज इसके टोटल चार्ज के बराबर कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आवेश का जो संरक्षण है, जो कंजर्वेशन है, वो ये कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। चार्ज कैन बी नाइदर जनरेटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसका मतलब चार्ज को हम लोग ना तो जनरेट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग केवल चार्ज को किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब हम लोग एक आवेश को किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक, और एक पॉइंट ध्यान रखना कि किसी विलगित निकाय का जो टोटल चार्ज रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसके लिए, फॉर आइसोलेटेड बॉडी के लिए, मतलब किसी विलगित निकाय के लिए। तो मैं लिख दे रहा हूं, फॉर आइसोलेटेड बॉडी टोटल चार्ज इसका होगा कांस्टेंट, मतलब कि आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, समान रहेगा। अब मैंने यहां पर एक ले ली आइसोलेटेड बॉडी, कैसी, एक विलगित निकाय ले लिया, इसके अंदर मैंने 3 चार्ज रख दिए, प्लस 2Q माइनस 5Q प्लस 7Q। फिर हमने क्या किया, इस बॉडी को हल्का सा हिलाया, ऐसे करके कस के हिला दिया, और हमने उसको वापस यहां पर रख दिया। अब चार्ज हो गया प्लस का 6Q माइनस का 3Q। आपसे थर्ड वाला चार्ज कह रहा, बताओ कितना होगा। तो आप क्या करोगे कि क्योंकि ये बॉडी कैसी है, आइसोलेटेड, इसलिए जो टोटल चार्ज होगा यहाँ का और जो टोटल चार्ज होगा यहाँ का वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए मैंने यहाँ का टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और यहाँ का टोटल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश, इसको आपस में इक्वल किया, और इक्वल करने के बाद मैंने यहाँ पर Q3 डैश की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए टोटल चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पर जो कितना आ रहा है टोटल चार्ज, यहाँ पर आ रहा है 7 2 9, और 9 में 5 घटाओ कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर चार्ज कितना आ गया, प्लस का 4Q। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 में 3 घटाओ तो प्लस का 3Q, और प्लस 3Q और प्लस Q कितना हो जाएगा, प्लस का 4Q। तो चार्ज यहाँ भी कितना है टोटल, प्लस का 4Q, और यहाँ भी कितना है, प्लस का 4Q। इसका मतलब जो हमारा चार्ज है वो कंजर्वेटिव है, मतलब संरक्षित है, समान है। और यही सिद्धांत है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आई होप आप लोग को थर्ड प्रॉपर्टी इसकी समझ में आ गई होगी, आवेश का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम लोग बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। इसकी 4th नंबर प्रॉपर्टी आवेश की लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएंगे, 4th हेडिंग पर बढ़ते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, लास्ट प्रॉपर्टी है। सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए, आवेश की निश्चरता। हेडिंग पड़ जाएगी आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चिरता,
यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये होता है कि आवेश की निश्चरता। बच्चों इसका मतलब ये हुआ, आप लोग ध्यान समझना, अगर हम बात करें मास की, अगर हम बात करें मास की यानी कि द्रव्यमान की अगर हम बात करें, तो द्रव्यमान के लिए आइंस्टीन ने एक नियम दिया था और उन्होंने एक बात बताई थी। वो बात उन्होंने ये बताई थी कि अगर कोई बॉडी मान लीजिए रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी मान लीजिए किस में है, रेस्ट में है, मतलब विराम में है, मतलब वो रखी हुई है, विराम में है, तो उसका जो मास होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम नॉट। क्या बोलते हैं? एम नॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं ये वस्तु का विराम द्रव्यमान है। क्या है? ये वस्तु का विराम द्रव्यमान है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये वस्तु का रेस्ट मास है। क्या है? रेस्ट मास है। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी के साथ, v चाल के साथ या v वेग के साथ अगर वो गतिमान हो जाती है, अगर वो मोशन में आ जाती है, यानी कि अगर कोई वस्तु गतिमान हो गई, यानी कि वो मोशन में आ गई, तो अगर कोई वस्तु गतिमान हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी, तो उसके जो मास होगा, उसका जो मास होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि परिवर्तित हो जाएगा। और उसका उन्होंने फॉर्मूला भी दिया कि अगर कोई वस्तु गतिमान है, अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, तो जो उसका मास होगा, उसका द्रव्यमान होगा, उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया कि m इक्वल एम नॉट अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि बच्चों अगर कोई वस्तु विराम में है, रेस्ट में है, और जब वो मोशन में आ जाएगी, उन दोनों में जो उसका द्रव्यमान होगा उसमें अंतर होगा। मतलब जो उसका रेस्ट वाला मास था, जब वस्तु विराम में थी तब जो द्रव्यमान था वो अलग होगा, और जब वो वस्तु रेस्ट मोशन में आ जाए, गति में आ जाएगी, तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मास जो है, द्रव्यमान जो है वो क्या है? चेंज हो रहा है। रेस्ट में कुछ और है, मोशन में कुछ और है, विराम में कुछ और है, गतिमान अवस्था में कुछ और है। लेकिन ऐसा चार्ज के साथ नहीं होता है। चार्ज क्या है? चार्ज निश्चित है, निश्चितता है चार्ज में। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा आवेश होता है, देखो यहां पर क्या बताया था कि जो मास है वो चेंज होगा। कब? जब वस्तु रेस्ट में होगी तो कुछ और होगा, जब वस्तु गति में आ जाएगी तो कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि किसी भी वस्तु का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, जो मास होगा या द्रव्यमान होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो वस्तु की स्पीड पर, यानी कि चाल पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। क्या करेगा? निर्भर करेगा। मतलब स्पीड पर डिपेंड करता है। स्पीड पर क्या करता है? डिपेंड करता है, मतलब चाल पर निर्भर करता है। लेकिन जो आवेश है वो क्या होता है? किसी भी वस्तु का जो आवेश होगा वो सदैव क्या रहता है? समान रहता है। सदैव क्या रहता है? समान रहता है। मतलब हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। चाहे वो वस्तु विराम में हो, चाहे वो वस्तु विराम में हो, या फिर चाहे वो वस्तु किस में हो? गतिमान अवस्था में हो। मतलब चाहे वो रेस्ट में हो और चाहे वो मोशन में हो, उसका जो चार्ज रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। जबकि मास में ऐसा नहीं होता है। आइंस्टीन के अनुसार अगर कोई वस्तु रेस्ट में होती है तो उसका मास कुछ और होता है, और जब वो वस्तु स्पीड में आ जाती है, मतलब गतिमान हो जाती है, तो उसका मास बदल जाता है। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता है। चाहे हमारी वस्तु विराम में हो और चाहे हमारी वस्तु गतिमान अवस्था में हो, हमेशा जो चार्ज रहेगा वो इक्वल रहेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो वस्तु की चाल पर
आवेश जो होता है वो वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। आवेश जो होता है वो वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, मतलब वस्तु की स्पीड पर जो चार्ज होगा वो डिपेंड नहीं करेगा। और यही प्रॉपर्टी कहलाती है आवेश की निश्चलता, मतलब मास जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा जो चार्ज है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। वस्तु हमारी चाहे स्थिर अवस्था में हो, चाहे विराम में हो या फिर गतिमान अवस्था में हो, चार्ज में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, जबकि मास में चेंजमेंट आता है आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार। आइंस्टीन ने बच्चों ये कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, विराम में है, तो उसका द्रव्यमान कम होगा और ज़्यादा कब हो जाएगा, जब वो मोशन में आ जाएगी, जब वो गतिमान अवस्था में आ जाएगी तो वस्तु का द्रव्यमान इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता है। बॉडी चाहे रेस्ट में हो, विराम में हो या गतिमान अवस्था में हो, चार्ज हमेशा बच्चों ध्यान रखना, चार्ज हमेशा उसका सेम रहेगा। मतलब जो आवेश है वो उस वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, मतलब चार्ज पर वो डिपेंड नहीं करेगा। और ये गुण क्या कहलाता है, आवेश की निश्चलता, मतलब इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो आप सभी लोग इस वाली प्रॉपर्टी को भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि मास डिपेंड करेगा बट चार्ज डिपेंड नहीं करेगा। ध्यान रखना, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं आवेश की निश्चलता, यानी कि इनवेरियंस ऑफ चार्ज। समझ में आ गया? तो बच्चों आपकी जो 4 प्रॉपर्टी थी चार्ज की वो आपने समझ ली है। चारों प्रॉपर्टी को सभी लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना, समझ लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये चीज़ समस्या है आप लोग को। ठीक है, अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करते हैं, ये चीज़ आप लोग के एग्जाम में पूछी भी गई है बहुत बार। हम लोग एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं, किसमें किसमें, चार्ज में और मास में, मतलब आवेश में और द्रव्यमान में तुलना करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी द्रव्यमान रखता है और क्या क्या प्रॉपर्टी आवेश रखता है। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका हम क्या करवाएंगे, कंपैरिजन करवाएंगे। चलिए तो हेडिंग लगाइए, आवेश और द्रव्यमान में तुलना, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग को कंपैरिजन करवाना है चार्ज में और द्रव्यमान में क्या क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस नहीं है, हम लोग इन सब बातों को देखेंगे। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लेना कि द्रव्यमान और आवेश में तुलना, मतलब कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। तो हम लोग एक तरफ बात करेंगे चार्ज की, मतलब आवेश की बात करेंगे, और दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान की, मतलब हम लोग मास की बात करेंगे। और इन दोनों में होगी लड़ाई, यानी कि इन दोनों में करवाएंगे हम लोग कंपैरिजन। क्या करवाएंगे, कंपैरिजन, कि क्या क्या प्रॉपर्टी दोनों में है। बच्चों पहली बात, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं दोनों में कि दोनों में प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों हम लोगों ने ये समझी, अभी समझ करके आए हैं कि जो हमारा आवेश होता है, जो हमारा आवेश होता है वो वस्तु की चाल पर, वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। इसको अभी हम लोग समझ के आए हैं आवेश की निश्चलता में, कि जो आवेश होगा वो वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, मतलब वस्तु की चाल कितनी है इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा उस वस्तु का चार्ज। लेकिन वस्तु का जो द्रव्यमान है, ये बच्चों ध्यान रखना, पहला दोनों में अंतर ये है कि जो आवेश है वो चाल पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन जो वस्तु का द्रव्यमान है वो चाल पर, यानी कि वो स्पीड पर निर्भर करेगा, स्पीड पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, पहला अंतर, सबसे बड़ा अंतर, कि आवेश जो होता है वो वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो हमारा द्रव्यमान है वो वस्तु की चाल पर निर्भर करता है। किस वाले फॉर्मूले से, इसका फॉर्मूला भी लिख लेना, m = m0 अंडर रूट के अंदर 1 - v² / c²। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से पता चलता है हमको कि जो आवेश है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो चाल पर निर्भर करता है। ठीक, अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, दोनों में सेकंड डिफरेंस क्या है।
बच्चों सेकंड डिफरेंस इसका ये है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस वाली ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज है, अगर इस ऑब्जेक्ट में, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर इस ऑब्जेक्ट में आवेश है तो 100% इस ऑब्जेक्ट में द्रव्यमान भी होगा। क्या बोला मैंने? अगर किसी वस्तु में आवेश है तो 100% उस वस्तु में द्रव्यमान भी होगा। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो हम 100% ये नहीं कह सकते हैं कि उस वस्तु में आवेश होगा। मतलब आवेश के बिना द्रव्यमान है। फिर से मेरी बात सुनो, आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट बात है, फिर से सुनो, किसी भी वस्तु में आवेश हो, द्रव्यमान ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वस्तु में आवेश है तो द्रव्यमान 100% होगा, लेकिन अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो ये हम 100% नहीं कह सकते हैं कि उस वस्तु में आवेश होगा। मतलब आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। पहली दूसरी बात क्या है कि आवेश के बिना, ध्यान सुनना, कॉपी में लिखना, आवेश के बिना द्रव्यमान, आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व है। आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व है, यानी कि हो सकता है, आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, द्रव्यमान के बिना, द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व, द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व, द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। मतलब सेकंड डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस क्या है कि चार्ज के बिना मास हो सकता है, चार्ज के बिना मास पॉसिबल है, लेकिन मास के बिना चार्ज पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व है, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। बढ़ते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी में। इन दोनों में थर्ड डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस बच्चों बहुत ही शानदार डिफरेंस है। हम सभी लोग ये बात पढ़ के आए हैं अभी पिछले लेक्चरों में कि जो हमारा चार्ज होता है वो दो टाइप से होता है। एक तो हमारा चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और दूसरा हमारा चार्ज निगेटिव भी हो सकता है। मतलब हमारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब धनावेश भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है। मतलब चार्ज बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना किसी वस्तु का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। तुमने कभी भी द्रव्यमान नहीं सुना होगा कि नेगेटिव में होता है। क्या तुम ये बोलते हो कि इस वस्तु का द्रव्यमान -5 किलोग्राम है? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना थर्ड डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जो हमारा द्रव्यमान है, जो मास है, वो हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव ही रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। फिर इसके बाद हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो मेन रूप से जो इसकी 3 प्रॉपर्टी है ये हम लोगों ने समझ ली। चार्ज और मास के बीच में सबसे बड़े डिफरेंस ये 3 डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि जो हमारा आवेश है वो वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करेगा। वस्तु की चाल कम है, ज़्यादा है, वस्तु विराम में है कि गति में है, इन सब चीज़ों पर आवेश डिपेंड नहीं करता है। लेकिन मास जो है वस्तु की चाल पर निर्भर करता है। आइंस्टीन ने क्या कहा था कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, विराम में है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। और जब वस्तु गति में आ जाती है उसका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाता है, हल्का सा बढ़ जाता है। इसका मतलब कि मास में क्या आ जाता है? चेंजमेंट आ जाता है, जबकि आवेश में चेंजमेंट नहीं आता है। ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई कि किसी भी वस्तु में ध्यान रखना कि आवेश ना हो, द्रव्यमान हो, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि द्रव्यमान ना हो और चार्ज हो।
इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आवेश के बिना द्रव्यमान तो संभव है, लेकिन द्रव्यमान के बिना अगर आवेश है ऐसा संभव नहीं है। और थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है, लेकिन जो हमारा मास है वो ऑलवेज पॉजिटिव, यानी हमेशा क्या रहता है, धनात्मक ही रहता है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस थे चार्ज और मास के बीच में। आई होप आप सभी लोग को ये तीनों डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। सभी लोग इस डिफरेंस को अपनी कॉपी में लिख लेंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट हैं नोट कर लेंगे। आई होप आप लोग को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। बच्चों चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि आपका ये परिवार और भी बड़ा परिवार बन सके। चलिए हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, यह आपकी गुरु दक्षिणा है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।